ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करो आप, फाइंड द मास ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। ये निकालना है आपको, मास ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। फटाफट निकालो चलो, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। चलिए अब मैं बताता हूं, आपने ट्राई किया होगा तो मैं बता रहा हूं। देखिए बहुत ही आसान है। यहां पे आपको 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बोला गया है, राइट। अब आपको ये तो पता है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 1 एटम इज इक्वल टू 16U। सो 3 एटम इज इक्वल टू 16 इंटू 3, दैट इज 48U। तो आप इसको 48 ग्राम क्यों बोल रहे हैं? ऑक्सीजन के 3 एटम का मास 48U है तो उसका 48 ग्राम नहीं होता बेटे, उसके 3 मोल का मास 48 ग्राम होगा। मोल लगाया ही नहीं है तो आप उसको ग्राम क्यों कर रहे हो? ऐसा रट्टा मत मारो, किसी भी चीज को आप बेसिक से समझ लो। मैं कई बार बोल रहा हूं आपको। सो ऑक्सीजन के 3 मोल आइटम का मास होता है 48 ग्राम, भूलना नहीं है। 48U ये उसके 3 एटम का मास है। इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आपको ये यूज करना होगा, U और ग्राम। आपको पता है यानी मल्टीप्लाइड बाय U इज इक्वल टू ग्राम। सो आपको U की जगह पर क्या लिखना होगा? ग्राम डिवाइडेड बाय यानी दिस इज इक्वल टू U। तो सिंपल सी बात है, 48 इंटू इस U की जगह पर ये लिख दूंगा मैं, ग्राम अपॉन यानी। तो सिंपल है आपका 48 डिवाइडेड बाय यानी ग्राम हो जाएगा। अब यानी की वैल्यू अगर डालनी है तो डाल सकते हो, 6 है, इसकी वैल्यू 6 इंटू 10, ये भी आंसर है आपका यानी। और फिर इसकी जगह पर 6 इंटू 10⁻23 डालते हो तो 6 8 जा 48, तो आपका आएगा 8 इंटू 10 ये नीचे का ऊपर जाएगा -23 ग्राम। इस तरीके से आना चाहिए। आपने बस ये देखिए, जो आपने 48 ग्राम लिखा है ना, बहुत सारे लोगों ने किया। ये तो एक तो ये जल्दबाजी है या फिर आप रट्टा मार रहे हो। रट्टा मत मारो, किसी चीज को आप क्या कर रहे हो, थोड़ा रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलता तो वो 48 ग्राम हो जाता। 3 एटम्स है, आपको ये पता है कि 3 एटम्स है। अगर मैं बोला कि 1 एटम का मास बताओ ऑक्सीजन के, 16U बोलोगे। ग्राम में बताओ तो क्या 16 ग्राम बोलोगे आप? नहीं, 16U को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे। आपको ये नहीं बोला गया कि 16U का मतलब 16 ग्राम होता है। मैंने ये बोला कि एक एटम का मास अगर 16U है तो उसके एक मोल का मास 16 ग्राम होता है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो और एक करके बताओ मुझे। 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 होता है बेटा, ठीक है। एटम नहीं बोला है मैंने, नाइट्रोजन गैस बोला तो सिंपल है, गैस मतलब उसमें N2 ही होता है। गैस मतलब जो हमें इन्वायरमेंट में मिलता है, इन्वायरमेंट में मिलता है तो वो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है। अगर मैं बोलूंगा नाइट्रोजन एटम तो आपको N लेना है। अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बोलता हूं तो N2 लेना है। अगर मैं नाइट्रोजन गैस बोलता हूं तो भी N2 लेना है, क्योंकि गैस जो रहता है नाइट्रोजन वो N2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन गैस भी O2 के फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजन गैस भी H2 के फॉर्म में रहता है। लेकिन हीलियम गैस He2 के फॉर्म में नहीं रहता, क्योंकि हीलियम एक नोबल गैस है तो उसे एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद मोनो एटॉमिक स्पीसीज की तरह एग्जिस्ट कर सकता है। नाइट्रोजन N2 है बेटे, वो N की तरह नहीं एग्जिस्ट कर सकता। देखो जब मैं बोलता हूं नाइट्रोजन गैस तो ये गैस है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होने के लिए स्टेबल होना पड़ता है। तो स्टेबल कब होते हैं? जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होना है तो नाइट्रोजन देखोगे तो 2,7 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो ये बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, और ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसा बनाएगा। इसलिए नाइट्रोजन N2 की तरह एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस H2, तो उसके बाद ऑक्सीजन गैस, उसके बाद क्लोरीन गैस, उसके बाद फ्लोरीन गैस, ये है। और सभी नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक है, हेलियम, नियॉन, आर्गन, इनको Ar2 होने की जरूरत ही नहीं है। व्हाई?
because their octet is already completed, therefore they are called as the inert gases or the noble gases, right? ये आपको पता होगा। तो जब मैं बोलता हूं कि फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दिस गैस, गैस बोला है इसका मतलब वो O2 ही है। अब मैं बोलता हूं कि ऑक्सीजन एटम का मास बताओ या फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अगर मैं बोलता हूं तो फिर एटम हो गया। तो कब एटॉमिक मास लेना है और कब मॉलिक्यूलर मास लेना है। उसके बाद और एक चीज मैं आपको बता रहा था कि पुरानी एनसीईआरटी में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इसमें गलती कर दी है पुरानी एनसीईआरटी में, लेकिन नई एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। देखिए एक्सप्लिसिटली नहीं, लेकिन मैंने और नेट पर भी देखा कि मतलब नेट पर तो पहले से ही करेक्ट ही था, लेकिन एनसीईआरटी में गलत दिया था पुरानी, इसलिए मैंने आपको वो लिखवा के दिया था। अब आपको बस याद रखना है, अगर ऑक्सीजन है तो उसका एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास ऐसा है, तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू 16U, और ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलार मास या फिर ग्राम मोलार मास ऐसा कह सकते हैं, मोलार मास वो हो जाएगा 16 ग्राम। और जो मैं बोल रहा था ना सिर्फ 16 क्या है, तो उसको एक नई टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो वैसे इधर मॉलिक्यूलर मास, अगर आपके पास O2 है या फिर H2O है, मैं H2O लेता हूं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास जो कि हो गया आपका 18U, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलार मास यानी हो गया आपका 18 ग्राम। और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, आपको इन वर्ड्स में ना काफी जगहों पर आपको कॉन्ट्राडिक्शन दिखेंगे, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको, बस एक ही याद रखना है कि एक चीज होती है जो कि रिलेटिव होती है 18, जिसको देखिए इसको हम पहले एटॉमिक मास बोलते थे, राइट, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी में ऐसा ही दिया था। तो ये 16 सिर्फ लिखा मतलब वो रिलेटिव है, और उसको पहले हमने एटॉमिक मास लिखवा के दिया था, और इसको मैं बोलता था मास ऑफ वन एटम। लेकिन अब एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ वन एटम, ये याद रखना है। नई एनसीईआरटी में ऐसा एक्सप्लिसिटली तो नहीं दिया है, लेकिन कहीं पर तो एक जगह पर मॉलिक्यूलर मास का मतलब दिया है कि 18U, तो उससे समझ में आता है कि एक मॉलिक्यूल का मास मतलब मॉलिक्यूलर मास उन्होंने ऐसा बोलने की कोशिश की है। ये तो फिर करेक्ट ही है, राइट, मतलब ये एक्चुअली भी यही करेक्ट है, और एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से उन्होंने इंपोज किया है। ऐसा डायरेक्टली उन्होंने कहीं पर नहीं लिखा है द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा कहीं पे दिया नहीं उन्होंने। लेकिन अभी याद रखना है कि इस तरीके से होगा, तो इनको याद रखना है आपको। तो इसको आप एक बार लिख लो। पुराना जो मैंने लिखवा के दिया था एटॉमिक मास मोलार मास, उसमें मोलार मास करेक्ट है, बस किस पे किसको चेंज करना है, ये एक गलत दिया था पुरानी एनसीईआरटी में, इसको एक गलत दिया था, ये करेक्ट ही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी को हमको कई बार यूज करना है, मैक्सिमम टाइम इसी को यूज करना है, इनका तो कुछ काम नहीं होता। और वैसे भी अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए ना, तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको कोई डेफिनेशन पूछने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अब एक्चुअली क्या है, तो ये है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आया क्या ये मैंने क्या बताया, पुराने वाले से ये कैसे डिफरेंट है। यस, हाँ ठीक है, फिर लिख लो, इसे लिख लो सभी। फटाफट लिख लो। अरे कुछ नहीं है, मैंने पुराने इसमें क्या लिखवा के दिया था रितेश, कि एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास, सॉरी एटॉमिक मास मतलब मैंने रिलेटिव दिया था, मतलब 16 होता है ना, उसको यू लगाते हैं ना ग्राम। लेकिन अब क्या करना है, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, ऐसे याद रखना है। जो मैंने लिख के दिया था उसमें मैंने 16U मतलब एक एटम का मास दिया था, और उसको एटॉमिक मास नहीं कहा था, मैंने इसको एटॉमिक मास कहा था, इसको मतलब जिसको यूनिट नहीं होता। तो अब ये करेक्ट है,
और पुराने इसमें ये मोलार मास का सही दिया था और यही यूज करना होता है। बस एमसीक्यू अगर आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिव एटॉमिक मास और उसमें दिया 16 ग्राम 16 U 16, तो आपको ये 16 लिखना होगा, इसलिए ये लिख के दे रहा हूं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट मोलार मास ही होता है, मोलार मास। और मैंने बोला था कि ये दोनों एक है, लेकिन ये दोनों एक नहीं। अब अगर देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, देखो एटॉमिक मास वैसे ही मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मोलार मास वैसे ही इधर ग्राम सॉरी ग्राम एटॉमिक मास इधर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। और ये सही भी लगता है क्योंकि ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब क्या होगा कि दो चीजों का डिवीजन होना चाहिए, 16U डिवाइड बाय 1U होगा। रिलेटिव का मतलब होता है डिवीजन, तो ये यू कैंसिल होके ये रिलेटिव यूनिटलेस हो जाएगा। ये भी समझने जैसी बात है और यही सही है। बस पुरानी एनसीईआरटी में कुछ अलग तरीके से दिया था, इसलिए मैंने आपको लिखवा के दिया। कंफ्यूज इसमें होने की जरूरत है ही नहीं, ये बहुत ही क्लियर है। पुराना जो लिख के दिया था वो बहुत कंफ्यूजिंग था और वो गलत भी था, बस एनसीईआरटी में था इसलिए मैंने लिखवा के दिया था। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कंफ्यूजिंग है ही नहीं, सिंपल है। एटॉमिक मतलब एक एटम का, मॉलिक्यूलर मतलब एक मॉलिक्यूल का, ग्राम लगाया या फिर मोलार लगाया तो एक मोल का, वैसे ही एक मोल का। और रिलेटिव बोला है तो उसको यूनिट होना ही नहीं चाहिए। रिलेटिव का मतलब ही होता है कि उसको यूनिट ही होना नहीं चाहिए, तो इसमें कंफ्यूजन होने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। कंफ्यूजन होने वाली बात थी पुराना वाला जो मैंने लिख के दिया था आपको। तो जो पुराना लिख के दिया था उसको आप काट दो, क्योंकि बाद में एक बार क्या हो जाएगा, आपको फिर से आप लिखोगे पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद चलिए एक काम करो, आप नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस मतलब N2 होता है। देखो नाइट्रोजन गैस के 3 मोल का मास मुझे आप AMU में निकालो, निकाल के दिखाओ। 3 मोल AMU में कितना आएगा? जिसने जिसने 84 यानी AMU दिया है वो करेक्ट है। फिर उस 84 को 6 से मल्टीप्लाई करके भी दिया है, गुड। प्रणव भी करेक्ट है, 504 इंटू 10⁻23 ये भी करेक्ट है। और 84 यानी AMU करेक्ट है। 84U करेक्ट नहीं है बेटा, 84U करेक्ट नहीं है। इसमें आप देख लो और एक बार, मैं आपको यही करवाऊंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इसी को जरा नहीं समझ रहे। यू कहां पे है, क्या कहां पे, कंफ्यूज नहीं होना है रे, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले क्या है, नाइट्रोजन गैस, राइट। अब हमको पता है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमको क्या पता है बेटे, हमको पता क्या है हा? कि नाइट्रोजन गैस के अगर 3 मोल्स है, देखो नाइट्रोजन अगर इसका एक मॉलिक्यूल है, इसका एक मॉलिक्यूल, तो सिंपल सी बात है इसका मास कितना होगा। एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 28U, राइट। ये नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास है 28U। मैं अगर बोलता हूं इसको ग्राम में लिखो तो आप एक ही कंफ्यूज हो रहे हो, चलो इसको 28 ग्राम करते हैं। अरे ऐसे नहीं होता ना, ये 28 ग्राम कैसे हो गया भाई? नहीं, क्योंकि देखो एक मॉलिक्यूल अगर 28U है तो उसका मास 28 ग्राम कैसे हो गया? अगर कोई आपके पास एक चीज है, मान लो कि सोने का कोई कंगन है और वो है 10 ग्राम का, मान लो अगर 10 ग्राम का है, मैं बोलता हूं उसको किलोग्राम में बताओ तो आप क्या 10 किलोग्राम बोलोगे? टन में बोलता हूं तो उसको आप 10 टन बोलोगे? ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको प्रॉपर कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा बेटी। तो इसका मास ग्राम में कितना होगा? देखो U मतलब क्या होता है, ग्राम डिवाइडेड बाय यानी, सो 28 डिवाइडेड बाय यानी इतना ग्राम हो जाएगा वो। अब मैंने बताया है कि 28U को डायरेक्टली ग्राम करो, कब? लेकिन कब? अगर एक मॉलिक्यूल 28U का है तो उसी चीज का एक मोल, इसी चीज का एक मोल अगर आप लेते हो, ये जरा क्लियर करो, तब जाके आपका मास बनता है 28 ग्राम। मैंने ऐसे बोला था, डायरेक्ट 28U को ग्राम लिखो, इसका मतलब ये नहीं कि U का मतलब ग्राम है। ये कैसे आया? मैं बोल रहा हूं
कि एक मॉलिक्यूल का मास अगर 28 यू है तो उसके एक मोल का मास 28 ग्राम होता है। कैसे होता है? एक मोल मतलब, एक मोल क्या है? किसी भी चीज का एक मोल मतलब क्या होता है? जैसे डजन का मतलब 12 है तो मोल का मतलब एवोगाड्रो नंबर है। तो सिंपल है, एक मॉलिक्यूल का मास 28 यू है और ऐसे मॉलिक्यूल एक मोल लिए है तो इसका मतलब है उसका मास यानी मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों का मतलब क्या होता है? ग्राम होता है। तो सिंपल सी बात है 28 ग्राम आता है। इसलिए मैं बोलता हूं किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल का मास 28 यू है तो उसके एक मोल का मास 28 ग्राम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 28 यू का मतलब ही 28 ग्राम है। आप भूल रहे हो। आप क्या कर रहे हो? मैं नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं आपको, मान लो कि ऐसा नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है या फिर छोड़ो ऐसा है और इसका मास 28 यू है, तो मैं 28 ग्राम किसको बोल रहा हूं? इसको नहीं बोल रहा बेटे, इसके कलेक्शन को बोल रहा हूं, एक मोल को, जिसमें कि बहुत सारे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं। राइट? ऐसे कितने हैं? अवोगाड्रो नंबर इतने हैं। इसका मास 28 ग्राम है, ना कि इसका मास। मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया है, लेकिन आप खुद को कंफ्यूज कर रहे हो, जरा खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तो देखो, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 28 यू का है, तो नाइट्रोजन का एक मोल सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हो या फिर इसके आगे मॉलिक्यूल लिखो। नाइट्रोजन का एक मोल मॉलिक्यूल ऐसा भी लिखते हैं या फिर सिर्फ नाइट्रोजन का एक मोल ऐसा भी बोलते हैं, उससे पता चल जाता है कि मॉलिक्यूल ही बोला है। तो नाइट्रोजन का एक मोल मॉलिक्यूल, इसका मास कितना होगा? 28 ग्राम। कैसे आता है मैंने बताया। अब उसके बाद अब नाइट्रोजन का एक मोल ऐसे है 1 मोल, तो 3 मोल का मास कितना होगा? इसके 3 टाइम्स 28 इंटू 3 ग्राम, तो आपका आएगा 84 ग्राम। लेकिन हमको ये ग्राम में नहीं चाहिए, यू में चाहिए। अगर यू में चाहिए तो क्या आएगा आंसर? 3 मोल इन यू। कैसे आएगा? 84 है, इसको यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एनए इंटू यू, हो गया काम। 84 एनए यू, एनए की वैल्यू डालो 500 कुछ आएगी, मल्टीप्लीकेशन करके 500 आएगा। ये तो पता ही है ना, इसकी वैल्यू डाल सकते हो। एक तो इस तरीके से करो, या फिर दूसरा तरीका क्या है? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 24 यू का है, राइट? नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 24 यू का है, तो इसे, तो इसका एक मोल कितना हो गया? बस 28 यू का है, 28 यू, एक मॉलिक्यूल 28 यू, तो एक मोल मल्टीप्लाइड बाय एन हो जाएगा, राइट? एक मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, ये हो गया एक मोल मॉलिक्यूल का मास। तो इसके 3 मोल कितने के हो जाएंगे? इसको और 3 से मल्टीप्लाई करो, सो 28 यू एन ए मल्टीप्लाइड बाय 3। तो सिंपल है, 28 3 84, 84 पहले एन ए लिखता हूं फिर यू लिखता हूं, वही आ गया ना। अलग अलग तरीकों से, किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। पहले लॉजिक को समझ लो। कहीं पे भी अगर आपको लगता है कि लॉजिक नहीं समझ में आया तो वहां पे आपको पॉज करना ही होगा, राइट? तो आप और एक करो, और एक करो, फाइंड मास ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन ग्राम। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 इन ग्राम। चलो करो। तो मैं बताता हूं, आपको ये तो पता है कि 1 मॉलिक्यूल है, अगर H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है वो तो 98 यू होगा, बस सिंपल सी बात है। एक मॉलिक्यूल, ये तो सिंपल है। 5 मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिखा करो, सिंपल सी बात है। 5 मॉलिक्यूल्स मतलब 98 इंटू 5 यू, राइट? तो ये आ जाएगा आपका 490 यू, हो गया आपका आंसर। अब इसको बस ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हो, काफी ज्यादा टेंशन ले रहे हो, काफी ज्यादा कंफ्यूजन करा रहे हो। कुछ भी नहीं, आप क्या कर रहे हो? 490 यू है ना, चलो इसको 490 ग्राम करता हूं। चलो यू है ना, कुछ तो यानी से कुछ कर देता हूं। क्या करना है? 490 यानी यू, ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं है। अरे उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी है ना बेटे। आपका यू यानी और ग्राम में क्या रिलेशन, इधर लिख लो ना, यू मल्टीप्लाइड बाई यानी इज इक्वल टू ग्राम है। तो आपको यू की जगह पर क्या लिखना होगा? ग्राम डिवाइडेड बाई एन लिखना होगा, राइट? तो ये आपका आएगा 490 ग्राम डिवाइडेड बाई एन।
सो आपका 490 अपॉन NA ग्राम, ये आंसर आएगा। एक ही चीज आपसे बार बार करवा के ले रहा हूं, तो देखो इस तरीके से कंफ्यूजन होते हैं बेटे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस चीजों को बेसिक से समझ लो। क्या मैंने दिया है, इसमें रट्टा मारने कोई चीज ही नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। बस मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई किसी चीज का मास दे रहा हूं, उसको बस ग्राम में, किलोग्राम, ग्राम में, यू में, ग्राम में, यू में, यही तो पूछ रहा हूं। तो 490 यानी मॉलिक्यूल और मोल में कुछ कंफ्यूज होने जैसी बात ही नहीं है, राइट। सो यानी की वैल्यू भी डाल सकते हो यहां पर, 490 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 ग्राम। इसको काटो, जो भी आएगा आंसर आपका, राइट। तो अब अगर मैं पूछता इसको किलोग्राम में लिखो तो क्या करते, बस इस ग्राम की जगह पर किलोग्राम लिखना है। लेकिन कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसे तो नहीं ना। 490 अपॉन NA, इसको मैं NA ही रहने देता हूं, और ग्राम है, बस उसकी जगह पर डायरेक्टली किलोग्राम तो नहीं लिखोगे ना बेटे। क्या लिखोगे, ग्राम की जगह पर आप 10⁻³ किलोग्राम लिखोगे, जो रिलेशन है वो लिखोगे, ना कि डायरेक्टली। हाँ वो भी तो कर सकते हैं, राइट, ठीक है, वो भी कर सकते हो। आपका क्या आया था, ग्राम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वही आएगा आंसर बेटे, कुछ नहीं अलग आएगा। देखो मेरा क्या आंसर आया था, 490 अपॉन NA ग्राम। आपने क्या किया, ऐसा करने की जगह पर 490 U था, राइट। इसको बस ग्राम में करना है, तो आपने क्या किया, 490 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻24। ठीक है, ये भी तो है, ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्चुअली 1/NA, देखो 1/NA का मतलब ही ये होता है, ये जो होता है ना, ये कुछ नहीं है, ये 1/NA की वैल्यू है। आप करके देखो, 1/NA की वैल्यू यही आएगी बेटा। तो ये भी कर सकते हो, लेकिन आपने क्या किया था, यहाँ पे 27 किया था, इसलिए मैंने गलत बोला। ये भी कर सकते हो, मतलब जो मैथमेटिकल है वो आप कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो आप फिर ऐसा कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, और कोई प्रॉब्लम। एक्चुअली आप देखोगे तो आपका आंसर और इसका आंसर सही वही आएगा। कैसे आएगा देखो, मैं पहले इसको करके दिखाता हूँ। 1.67 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ पे फास्ट करता हूँ, अभी उतना टाइम नहीं है, तो 1.67 मल्टीप्लाइड बाय कितना है वो, 490, तो आपका आता है 818। सो ये आएगा आपका 818। आगे कुछ पॉइंट्स है, 3 इंटू 10⁻24 ग्राम, ये आपका आंसर आया एग्जैक्ट। इसका भी वही आंसर आएगा, इसका भी यही आंसर आएगा। कैसे आएगा देखो, 490 अपॉन, यानी का मतलब क्या है, 6 इंटू 10⁻23 ग्राम। अब मैं 6 ले रहा हूं, एक्चुअली 6.022 होता है, राइट। अब 6 से इसको काटो, 6 8 जा 48, एक बचा 10 हो गए, 6 1 जा 6, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 4 बचे, पॉइंट दिया, 40 हो गए, 6 6 जा, राइट। ये यहाँ पे 022 नहीं लिया ना, इसलिए 6 आ रहा है, यहाँ पे 8 है, और इनटू ये 10⁻23 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा आपका 10⁻23 ग्राम। अब यहाँ पे -24 है, मतलब क्या किया इन्होंने, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट किया, 816 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आती है, बस मैंने यहाँ पे 6.022 नहीं लिया, इसलिए थोड़ा सा अलग आ रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसी भी तरीके से करो आपका आंसर तो वही आएगा, लेकिन ऑप्शन में जो दिया है उसके हिसाब से भी आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आंसर आपको इसमें देंगे, इसमें भी दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात ही नहीं है बेटा, आसान बातें हैं ये सब। बस एक ही बात मानो मेरी, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी चीज को ध्यान से समझ लो,
ये समझना बहुत ही अच्छी बात होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में एटलीस्ट। बाकी सब्जेक्ट में तो थोड़ा मतलब बायो में तो काफी सारा रट्टा चलता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना आप समझोगे बहुत आगे रहोगे। और आप जितना कंफ्यूज होने की कोशिश करोगे वो आपको जमने ही नहीं देंगे। आप मछली बनकर पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते। उस मतलब फिजिक्स को उसी हिसाब से लेना होगा। बायो में लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे उतना हेल्प नहीं आएगा, आपको रट्टा मारना ही होगा। मुझे आकर मिलो कोई अगर है कि मैं बायो में लॉजिक के दम पर बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। हाँ, लॉजिक के दम पर आप समझोगे थोड़ा, लेकिन रट्टा तो मारना ही होगा, बहुत ज्यादा रट्टा मारना होगा। मतलब उस सब्जेक्ट की डिमांड है भाई, हर सब्जेक्ट की एक डिमांड होती है। अब कई लोगों को लगता है कि बेटा आईआईटी में रट्टा मारना ही नहीं पड़ता, सब कुछ लॉजिक पे चलता है। ऐसा नहीं है। आईआईटी में भी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक में ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है और प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी होती है। मतलब अलग अलग साल्ट्स होते हैं, उनके कलर्स होते हैं, अलग अलग रिएक्शंस होती है, उनमें रट्टा मारना ही पड़ता है। इतना रट्टा मारना पड़ता है कि बायो में कम लेकिन उसमें ज्यादा रट्टा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हर चीज मतलब कई चीजें ऐसी होती है, मतलब कुछ चीजें आपको मेमोरी को टेस्ट करते हैं, कुछ चीजें आपके लॉजिक को टेस्ट करती है। अब मेमोरी सही है या लॉजिक सही है, इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पर मेमोरी ही सही होती है, कुछ जगहों पर लॉजिक सही होता है। लेकिन जिस सब्जेक्ट की जो डिमांड है आपको वो करना होगा। अब देखो भाई, आप बायोलॉजी कर रहे हो तो उसमें तो आपको लॉजिक तो आना चाहिए, लेकिन मेमोरी होनी चाहिए ना। आपको पता ही होना चाहिए इस बोन को क्या कहते, इस बोन को क्या कहते, इस बोन को क्या कहते, यहाँ पे 2 है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किससे चिपका हुआ है। ये तो बेटा आपको याद करना ही होगा। ये ह्यूमन बॉडी की ये मशीन है, तो आपको इसके पूरे पार्ट याद तो करने होंगे। तो ऐसा नहीं है, रट्टा मारना पड़ता है कुछ जगहों पर, पहले समझो फिर रट्टा मारो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जहां पे जो लगता है वो करो। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में रट्टा मारे और बायो में लॉजिक चलाए। जहां पे जो इंपॉर्टेंट है वो। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, यहाँ पे रट्टे से ज्यादा लॉजिक चलता है, तो लॉजिक अप्लाई करो। एक बार समझ लो कि मॉलिक्यूल और मोल में क्या डिफरेंस है, यू और ग्राम क्या कहना चाहता है ये, राइट। तो चलो और करते हैं हम ऐसे, और करते हैं। जब तक आपको एकदम फ्लुएंटली नहीं आता तब तक आगे जाने से कोई मतलब ही नहीं है ना। आगे जाके करेंगे क्या, मुझे बताओ, आगे जाके करेंगे भी क्या। क्रिस्टल क्लियर जब तक बेसिक नहीं होता आगे जाके कोई फायदा ही नहीं है। चलो फटाफट, H2SO4 के अंदर जो ऑक्सीजन है, मतलब मैंने क्या किया, H2SO4 ले लिया। पहले आसानी ले लो, छोड़ दो। H2SO4 के 10 मोल का मास इन यू, यू में निकालो। फटाफट निकालते चलो, मैं दे रहा हूं आपको। उसके बाद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया इन ग्राम। 3 टेक 54 ग्राम वाटर। आपने 54 ग्राम वाटर लिया एंड फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। इसमें तो ऑक्सीजन एटम्स है, एक्चुअली एटम्स भी नहीं होते इसमें, ये कंबाइंड फॉर्म में स्पीसीज है। फिर भी ऑक्सीजन का मास कितना ये देखना है आपको। फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट इन AMU। चलो देखते हैं क्या क्या लॉजिक लगाते हो। करते चलो करते चलो। पहले पहले का आंसर, या एक काम करो, आप सभी के आंसर निकालो और एक साथ पोस्ट कर दो।
सभी के आंसर, चलो इन सभी को सॉल्व करो, देखते हैं। आंसर्स क्या क्या आते हैं देख लेते हैं, चलिए। ये एक्चुअली 5 to 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट कैसे करते हैं देखते हैं हम। मतलब आपके अगर कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो फटाफट कैसे कर सकते हैं, और मैं बताऊंगा आपको कि ये आपने किया है सब कुछ, बस मैं फटाफट बता रहा हूं। H2SO4 के 10 मोल, या फिर यहीं पे लिख देता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे तो आपको समझ। देखो H2SO4 का 1 मोल, 1 मोल का मतलब होता है बेटे, चलो इधर लिख लेता हूं, 1 मोल ऑफ H2SO4 मतलब 980 ग्राम, सॉरी 98 ग्राम। 10 मोल है, 10 मोल है, 10 मोल का मतलब है 980 ग्राम, लेकिन उसको यू में निकालना है। क्या है 980 ग्राम को यू में करने का मतलब होता है यू डिवाइडेड बाय एनए, नहीं यू मल्टीप्लाइड बाय एनए होता है, राइट। सो 980 एनए यू, ये आपका आंसर आएगा। फिर इसको आप 6 × 10⁻23 कर सकते हो, वो भी आंसर सही है। एनए के फॉर्म में निकाला करो, यूजुअली ऑप्शन देख के बाद में करना है। ओके, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आएगा पहला। बहुत ही फास्ट है, एकदम फास्ट। H2SO4 मतलब 1 मोल मतलब 9 मोल बोला है तो ग्राम में होना चाहिए, मॉलिक्यूल बोला था तो 98 यू होता, मोल बोला है इसलिए 98 ग्राम, और 10 बोला है तो 980 ग्राम। 980 ग्राम को यू में करना है तो बस ग्राम की जगह पर यू इंटू एन डाल दो, हो गया पहले का। चलो दूसरे का देखते बेटे, दूसरे का ये वाला 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूल बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मॉलिक्यूल मतलब 14 और 3 17 आ गया। 17 तो पता है आपको। अब 17 को यू लगाना है कि ग्राम लगाना है, यहां पे देखो, अगर मोल बोला होता तो ग्राम, यू मॉलिक्यूल बोला है इसलिए यू, मॉलिक्यूल बोला है इसलिए यू, तो आपके 17 यू हो गए। लेकिन उनको ग्राम में बताना है तो डायरेक्टली 17 ग्राम नहीं करना है, यू की जगह पर क्या लिखते हैं, ग्राम डिवाइडेड बाय एन लिखना होगा, तो इस तरीके से आएगा। और 10 बोले है ना, एक होता, एक मॉलिक्यूल है तो 17 है, लेकिन 10 मॉलिक्यूल है तो 170, तो इस तरीके से 170 डिवाइडेड बाय यानी ग्राम। फिर उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, देख लेते, चलो देख लेते। और देखो मेरी बात मानो, जितना ज्यादा करोगे इसको प्रैक्टिस, एक बार जैसे आप साइकिल चलाते हो ना, शुरू में समझता नहीं है कि भाई हैंडल किधर है, ब्रेक्स किधर है, पैडल किधर से है, लेकिन एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाए तो ना अपने आप आ जाता है, अपने आप बहुत ही क्विक आता है, राइट। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है लेकिन। सो टेक 54 ग्राम ऑफ H2O, ऐसा बोला है, एंड फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन इट। मतलब मॉलिक्यूल एटम इनका संबंध है, तो यहाँ पे H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इस तरीके से, राइट, इस तरीके से करना होगा आपको। ये मास दिया है, इसका मास दिया है, इसके मास से इधर आओ, इसके मोल से इसके मोल निकालो, इसके मोल से फाइंड मास ऑफ एटम, इसका मास निकालना है, इधर जाना है, राइट। तो देखो फटाफट में कैसे, इसका मास दिया है 54 ग्राम, मुझे पता है कि इसका मोलार मास कितना है 18 है, मतलब कितने मोल हो गए, 18 3 54, 18 3 54, राइट। सो इसके जो मोल आए वो 3 आए, इसके मोल 3 आए, तो इधर आपको मल्टीप्लाई 1 से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो इसके भी मोल हो गए 3 मोल। इसके 3 मोल से इसका मास निकालना है, इसका मास कितना होगा, मोलार मास से अब मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे डिवाइड किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे मास से इधर आ रहे थे, अब यहाँ पे मोल से मास की तरफ जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है 3 दिख रहा है ना, हाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा बेटे 16, 18 नहीं, क्योंकि इसका मास लेना है, तो इसका मास है 16, तो 48 ग्राम, 48 ग्राम है, लेकिन हमको निकालना किसमें है, एएमयू में निकालना है, तो 48 ग्राम को आप क्या करोगे, ग्राम की जगह पर एएमयू कैसे आता है, एएमयू मल्टीप्लाइड बाय एनए, सो सिंपल है 48 एनए एएमयू। हो गया इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम हो गया। चलो उसके बाद अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं हम, हिंट दे रहा हूं मैं, बाद में आपको लिख लेना है। उसके बाद मास ऑफ कैल्शियम एटम्स इन अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सिंपल है, कैल्शियम एटम और मॉलिक्यूल दोनों की बात हो रही है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम के उसके अंदर हो रहे मॉलिक्यूल्स, उनकी बात हो रही है, तो सिंपल है, ये ट्रायंगल काम करेगा आपका इस तरीके से, राइट। क्या दिया है, मास ऑफ कैल्शियम एटम्स, मतलब इसकी जानकारी दी है ना कि इसकी जानकारी दी है,
इसकी जानकारी दी है, कितनी दी है 16U। तो इसका जो मास दिया है वो आपको दिया है 16U, ये भूल सॉरी 60U, भूलना नहीं, क्या दिया है एकदम करेक्टली आना चाहिए। देन फाइंड, पहले फाइंड आउट क्या करना है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मास नहीं फाइंड आउट करना है आपको, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने, ये फाइंड आउट करना है, मतलब यहां से इधर 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 ऐसे जाएंगे, राइट। तो मैं तो कई बार बोलता हूं कि ऐसे डायरेक्टली भी जा सकते हो। डायरेक्टली कैसे जा सकते हो, मुझे पता है कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है, मतलब उसका मास होता है 100U। तो 100U कैसे हुआ, कैल्शियम का उसमें है 20 और इस कार्बोनेट का होता है 80, राइट। तो ये मिला के हो गया आपका 100, राइट। तो इसका मतलब है कैल्शियम के 20U है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन कैल्शियम का एटम का मास 60 दिया है, मतलब कैल्शियम के 3 एटम्स है, राइट। कैल्शियम के ये गलती हो गई क्या, ठीक है चलो, थोड़ी गलती हो गई इसमें, 20 नहीं 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, एटॉमिक मास 40, चलो उस तरीके से जाएंगे। उस तरीके से जाना है तो कैसे होगा, अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी गलती नहीं, थोड़ा सा कैल्शियम, इसका मास 40 है और इनका 60 है बेटे, राइट, कुछ नहीं, 40 60। तो कैल्शियम का मास 60 दिया है, इसका मतलब है कैल्शियम के 1.5 एटम्स है, ऐसा होता नहीं लेकिन गलती से हो गया क्योंकि मैंने गलती से इसको 20 पकड़ लिया। तो चलो मान लेते हैं अभी कैल्शियम के 1.5 एटम्स है, मोल 1.5 हो सकते हैं लेकिन एटम्स 1.5 नहीं होते। जैसे कि केले का डजन 1.5 हो सकते हैं, 1.5 डजन हो सकता है, लेकिन केले 1.5 नहीं हो सकते, पेड़ को तो नहीं लगते ना, बाद में आप फोड़ोगे, लेकिन नेचुरली तो केला नहीं होता 1.5, लेकिन केले के डजन 1.5 होते हैं। वैसे ही मोल 1.5 होते हैं लेकिन मॉलिक्यूल्स 1.5 नहीं होते। लेकिन यहां पे अब आ रहा है, देखो कैल्शियम के एक मॉलिक्यूल में टोटल मास है 100U, उसमें से कैल्शियम का मास है 40U, 40U। मैंने बोला है कि 60U है, तो 60U है मतलब इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम का एक एटम नहीं है, 1.5 एटम हो गए। कैल्शियम के 1.5 एटम है, इसका मतलब देखिए कैल्शियम का एक एटम है तो कार्बोनेट का भी एक मॉलिक्यूल है, कैल्शियम के 1.5 एटम है तो इसके भी 1.5 मॉलिक्यूल हो गए। ये एक बात बता रहा हूं, बाद में दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो इसके 1.5 मॉलिक्यूल है, इसके 1.5 मॉलिक्यूल मतलब इसके मॉलिक्यूल 1.5 आ गए, हो गया काम खत्म, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1.5। चलो और दूसरा तरीका, और दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि आपको मैंने इस ट्रायंगल से बताया। ट्रायंगल से कैसे आता है, 60U, मास ऑफ कैल्शियम 60U, इधर से इसके मोल निकालो। मोल कैसे निकालते हो भाई, इसको बस अवोगाड्रो नंबर से नहीं मोलार मास से डिवाइड करते हो। मोलार मास कितना है इसका, मोलार मास कितना है इसका कैल्शियम का, 40 ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ मोल इतने आ गए। इधर तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये भी कितना आ गया 60U डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, यूनिट लिखना है। अब इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने, इधर से इधर जाना है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। सो क्या आएगा 60U डिवाइड बाय 40 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। अब इन दोनों को मिला के ग्राम ही तो होता है, यू और यानी क्या होता है ग्राम, सो ये और ये कैंसिल हो गया, सो 60 डिवाइड बाय 40 यानी कि 1.5। इस तरीके से इसके मॉलिक्यूल्स 1.5 आ गए, राइट। फटाफट करना है ना, फटाफट करना है, चलो क्विक क्विक, क्योंकि अब तक बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है, तो अब आपको ये फास्ट आना चाहिए, बहुत फास्ट। उसके बाद मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ग्राम इन द सैंपल। अब मॉलिक्यूल्स कितने आ गए कैल्शियम के, कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3, इसके मॉलिक्यूल्स आ गए आपके 1.5। एक्चुअली 1.5 मॉलिक्यूल्स होते नहीं है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आया है तो ठीक है, छोड़ दो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल समझते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूल्स 1.5 है तो मास निकालना है, सिंपल सी बात है, इसके एक मॉलिक्यूल का मास है 100U, तो इसके 1.5 का कितना होगा 1.5 इंटू 100U, लेकिन हमको ग्राम में चाहिए बेटा, तो ग्राम में चाहिए तो 1.5 इंटू 100 इंटू इस U की जगह पर ग्राम लिख दो। कैसे ग्राम लिख दो, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको डिवाइड बाय NA कर दो, हो गया ये आपका काम, मतलब 150 डिवाइड बाय NA ग्राम। मैंने जो भी स्पीड में ये सब बताया, बस मुझे बोलो क्या ये हजम हुआ, कम से कम ये बोलो कि ये हजम हुआ क्या, जितनी स्पीड में मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब कुछ हजम हो रहा है क्या, यस और नो, प्राइवेटली बताओ चलो। भले ही आपको खुद से नहीं आ रहा हो लेकिन हजम होना चाहिए। गुड, बहुत सही। आपको अगर ये डाइजेस्ट भी हो रहा है ना
तो भी आपको ये आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा। मेरी बात मानो, मैं बोल रहा हूं ये केमिस्ट्री का मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है, इसको डरना नहीं है, इसके ऊपर राइड करना है। एक बार इसको अगर अपने कंट्रोल में लोगे ना, ये मोल मॉलिक्यूल को एक बार अगर ऐसा पूरा फ्लुएंटली लोगे ना, तो बाद में बहुत आसानी हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, बहुत आसानी। ठीक है, मेरी मानो, बस इसको मत डरो, बस इस एक चैप्टर को, एक चैप्टर पूरी केमिस्ट्री का काम खत्म कर देगा। अभी भी आपको मोल कंसेप्ट के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो, मैंने